बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे और ख़ास तौर पे कुछ मसाइल के हवाले से। इदारों में जो लोग काम करते हैं उनके बहुत सारे दरपेश मसाइल होते हैं, लेकिन उनको हल करने के बजाय उनके साथ ख़ास तौर पर जो रवैया अख्तियार किया जाता है वो बड़ा रवैया, ख़ास तौर पे जो लोग धूप में और बाहर काम कर रहे होते हैं या बड़ी अनथक मेहनत कर रहे होते हैं, उनके लिए वो रवैया जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और जब नाइंसाफ़ी किसी इदारे में होती है तो बड़ी तकलीफ दे हो जाती है। और होता यही है कि जब अपने लोग हुकूक के लिए खड़े होते हैं तो उनके खिलाफ एक महाज कायम कर लिया जाता है, और महाज में होता यही है कि उनको या फिर सस्पेंड भी किया जाता है, उनके खिलाफ केसेस भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन अगर उनको वक्त पर हल कर लिया जाए, उनकी सुनी जाए, तो उस वक्त इदारों में तनाज़ात पैदा नहीं होते। और होता यूं ही है कि जो काम होता है वो स्मूथली होता है, और होना भी यही चाहिए कि किसी इदारे में कोई काम कर रहा है और अगर उसके कोई मसाइल हैं तो उसी को बेहतर यह है कि हल किया जाए। अच्छा, आज हमारा जो मौजू है वो ख़ास तौर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्लर्क एसोसिएशन है, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि क्या मसाइल होते हैं उनके साथ और उनकी क्यों नहीं सुनी जाती, वक्त पर उनके मसाइल क्यों नहीं हल किए जाते, क्यों वो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ या एहतजाज की तरफ। अगर इदारों में ही मसाइल हल कर लिए जाएं तो बड़ा बेहतर होता है। आज हमारे साथ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के कुछ नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कि क्या मसाइल हैं, किस तरह के उनको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अगर कोई मसला होता है दरपेश तो हल करने के बजाय जो लोग सीटों पे बैठे होते हैं वो हल करने के बजाय उनके साथ एक तनाज़ा पैदा हो जाता है। और फिर होता यही है, जो इदारा भी सफ़र करता है, आवाम भी सफ़र करती है और वो लोग भी सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उनके ख़िलाफ़ उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उन इलाकों में जहां वो जा नहीं सकते, या उनके खिलाफ एक महाज कायम हो जाता है। और पिछले दिनों कुछ हुआ यही पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में कि कुछ एहतजाज उन्होंने किया अपने मसाइल के हल के लिए, तो हुआ यही कि उनके खिलाफ एक महाज कायम कर लिया गया और 80 लोगों को जो है वो उनके खिलाफ एक लेटर भी निकाला गया और ट्रांसफ़र भी किए गए, कुछ उनको सस्पेंड भी किया गया कुछ लोगों को। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनको ना सिर्फ प्राइवेट इदारे बल्कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं और लोगों को मसाइल वक्त पर हल कर लेने चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। अब्दुल कुद्दूस शेख साहब, चेयरमैन एप्का सिंध। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कदीर हुसैन साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एप्का के सिंध के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको आज प्रोग्राम में। अच्छा, तीसरे मेहमान हमारे जो हैं वो सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं एप्का के। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं शुरू करूंगी पॉपुलेशन की। अगर अब बात हो रही है और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की, तो पाकिस्तान की आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की आबादी की तो 2.55% तनासुब है हमारे आबादी बढ़ने का, जो एक बहुत ज़्यादा है, और हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं आबादी के लिहाज से। इसी तरह जो बच्चों की पैदाइश है वो जब होती है एक वक्फा ना होने की वजह से, तो बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। और होता यही है, पाकिस्तान में सालाना 24 लाख से ज़ायद बच्चे हलाक हो जाते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब वक्फा नहीं होता मुनासिब, तो होता यही है कि उनकी हलाकतें हो जाती हैं बच्चों की, और वो जो नौमौलूद बच्चे हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं या ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम आबादी पे ताहाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के कुछ मसाइल हैं उनके हवाले से। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी अब्दुल कुद्दूस शेख साहब, चेयरमैन हैं एप्का के आप। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल आप लोग देखते हैं? पिछले दिनों आपने कुछ एहतजाज किया, एहतजाज करने के बाद
रिजल्ट ये निकला जो एहतजाज करने वाले थे उनके खिलाफ एक महाज कायम कर लिया गया। शुक्रिया मैडम, आज आपने हमें टाइम भी दिया और जैसे हमारी आवाज़ ईवानों तक भी पहुँचे, मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ। मैडम तकरीबन हम कई सालों से 2016 से लेकर मुख्तलफ टाइम पे अपने सेक्रेटरी साहब, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब, दीगर इदारों में हम अपनी चार्ट ऑफ डिमांड पेश करते हैं जो मुलाजमीन के काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि अपग्रेडेशन है, टाइम स्केल है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं ये बता चाहूँ 2009 से लेकर 2013 तक तकरीबन 2100 अपॉइंटमेंट हुई है। 2100 अपॉइंटमेंट होने के बावजूद उनको रेगुलर नहीं किया जाता। हम कोर्ट गए थे, कोर्ट से ऑर्डर आया कि 24 मार्च 2013 तक जितने भी मुलाजिम भर्ती हो चुके उनको रेगुलर किया जाए, मगर हमारे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान ऐसे हैं जो पैसों के चक्करों में उनको रेगुलर अभी तक नहीं किया। तकरीबन 1750 मुलाजिम रेगुलर हो चुके हैं, तकरीबन 350 रहते हैं। उनको कभी मुख्तलिफ टाइम पे पैसों की डिमांड या उनको डिस्टर्ब करना, तंग, जो उनके अपने मनपसंद लोग थे उनको रेगुलर भी किया गया, मगर आज 17, 18, 19 तक भी पहुंचाया गया। ये हमारे डिपार्टमेंट में नाजायज़ है। और दूसरा अपग्रेडेशन और टाइम, इसके हर डिपार्टमेंट में अपग्रेड पोस्ट होती है, मगर हमारा वो वाइड डिपार्टमेंट है जिस पोस्ट पे आता ही है। जैसे अगर कोई चौकीदार आता है तो दो में ही रिटायर होता है, कोई उसका ना प्रमोशन, ना सीट अपग्रेडेशन, ना टाइम स्केल। इसी तरीके हमारी FWA फीमेल होती है, वो तो 5वें में ही भर्ती होती है और 5वें में ही रिटायर होती है। 40 साल गुजरने के बाद भी वो उसी ग्रेड में रिटायर होते हैं। इसी तरीके से दीगर जो हमारे मसले हैं प्रमोशन के, अपने वो मनपसंद के, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो भर्ती किए गए, जो 17 साल की एज में NIC जिनके नहीं बने हुए उनको भर्ती किया गया है। हमने काफ़ी निशानीदी भी करवाई है, मगर सिर्फ भर्ती तो नहीं करवाया गया, मगर उनको प्रमोशन दे दे के भी 17 साल की उम्र में कैसे गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं? शनाख्ती कार्ड जब नहीं बना है तो कैसे 17 साल की उम्र में जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? मैडम यही हमारे डिपार्टमेंट के कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। असल में जैसे ये बैक डेट में ऑर्डर निकालते हैं तो उस टाइम उसकी एज जाके बनती है, कोई किसी की 14 साल भी बन रही, किसी की 15 साल, उन लोगों ने निकाल तो दिया, NIC बन के 2009 का अपॉइंटमेंट कर दिया, मगर उस टाइम दिया तो 16 में होगा, 2009 का शो किया तो उस टाइम उन लोगों का तवज्जो इस तरफ गया ही नहीं कि इसकी एज उस टाइम 14 साल बन रही है या 16 साल बन रही है। इसी तरीके 17 साल की एज में लोगों को बिठाया भी गया, मुख्तलिफ टाइम पे DDO भी उनको दिए गए, करप्शन के मौके भी दिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे इन दिनों में हमारे डिपार्टमेंट वो वाइड डिपार्टमेंट है जहाँ दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं तो हर अपनी अपनी सीट पे काम करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में तो ऐसे कुछ अफसरान हैं जो एक बंदा एक ही मुलाजिम होके 6 सीटों पे बैठे हुए। मतलब उनके पास 6 ओहदे हैं, 6 ओहदे हैं, एक मुलाजमत है और 6 ओहदे उनके पास मौजूद है, पे फाइज है। तो तकरीबन उनमें अरबों और खरबों रुपए की करप्शन की जा रही, जो मैं निशानी दी अपने बाला अफसरान तक भी पहुंचा चुका हूं। वक्तन टू वक्तन उनको इंक्वायरियाँ खुलती है, फिर बंद हो जाती है, दबा दी जाती है। उनको दबाने के साथ साथ हमको हिरासमेंट के भी किए जाते हैं। अब हम 1-1.5 महीने से अपना मुख्तलिफ टाइम पे सरापा एहतजाज भी कर रहे हैं, जिसमें 80 हमारे पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को इन्हीं चीज़ों पे हिरास भी किया गया और डराया धमकाने के साथ साथ 80 बंदों को शोकाज दिया गया है कि आप अपने हकूक़ के लिए क्यों निकले हो। और हमें भी इसी तरीके धमकियां भी आ रही हैं कि अगर आपने करप्शन के लिए आवाज़ बुलंद की, या जैसे मैंने बताया कि सरफराज अहमद लगारी के बारे में मैं बता चलूँ, जिसके बारे में काफ़ी हाईलाइट मामला होता जा रहा है। 17 स्टोर कीपर के तौर पे वो हमारे डिपार्टमेंट में आया। जब वो आया तो उस टाइम उसके पास बाइक भी ऐसी थी जैसे ना चलने के काबिल, दिक्का लगा के जाया करता था। आज वो अरबों और खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां भी बना ली है, क्योंकि उसके पास 5 DDO भी हैं।
अफसरान के सलाह मशवरा, उनके बैकअप सपोर्ट होगी। जो 5 डीडीओ बजट भी वो खुद रखता है और निकालता भी, अजब की बात है, वो खुद ही पैसे भी वो साइन करके खुद ही निकालता के पास आप कहना चाह रहे हैं कि 5 ओहदे हैं इस वक्त, एक सरकारी ऑफिसर के पास 5 ओहदे कैसे हो सकते हैं? मैडम बस इजाफी दिए गए उसको एक ही सीट पे बिठाने के बाद। मतलब एक ओहदा होता है, चले एक इजाफी ओहदा दे दिया जाता है, लेकिन 5 ओहदे कैसे हो सकते हैं? मैडम इसका मेरे पास प्रूफ भी हैं सारे, और मैं यहाँ पे दे के भी जा रहा हूँ कि जो 5 ओहदे हैं उसके साइन से, दस्तखत से वो जो बिल निकाल रहा है, उनसे ये साबित हो रहा है कि जैसे बजट ऑफिसर है, मैंने बताया ये है बिल। हमारे में डीडीओ होते हैं, हर डिपार्टमेंट का डीडीओ होते हैं। कोड होता है हमारे डिपार्टमेंट का, डायरेक्टर जनरल का है 2037 कोड। इसमें भी जो सालाना इसकी बजट है वो करोड़ों में, तो इसके में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये डीडीओ इसके पास है और इसके बिल से साइन हुआ जा रहा है, ये मौजूद है हमारे पास। इसी तरीके से दूसरा डीडीओ इसके पास मौजूद है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफिस का, जिसका डीडीओ कोड है 1870, जिसका भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये उनसे यही पैसे निकाला है, ये डीडीओ इसके पास है। बजट भी इसमें खुद रखवा रहा है और निकाल भी खुद ही रहे। इसके अलावा मैं बात करता चलूं, ये उसके अपने बजट ऑफिसर जो मेन उसके बाद सीट चल रही है इस वक्त, अपनी बजट ऑफिसर, जिनसे साबित हो रहा है कि बजट ऑफिसर की भी सीट इनके पास है। इसी तरीके से CIP है मैडम 5338, जिनसे भी, जिस पे भी इसके दस्तखत हैं, जिसमें भी करोड़ों रुपए की बजट आती है, वो भी इनके पास है, ये भी इनकी साइंस है। इसी तरीके मैडम हमारे पास एक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का 1870, जिसमें अरबों रुपए की बजट फंड आते हैं, जैसे कि दवाइयों की सूरत में, फर्नीचर की सूरत में, और इसी तरीके से अदर्स में। जो मैंने नोट किया पेट्रोल हमारे में से मैडम सिर्फ इसमें सेक्रेटरी ऑफिस में पेट्रोल निकाला जाता है एडिशन बजट के अलावा 1.5 करोड़ का बजट। जो सिंध असेंबली से कानून पास है वो MPA के पास 500 लीटर अलाउ है महीना, उसके बाद सेक्रेटरी के पास 300 लीटर का अलाउ है, फिर इसी तरीके 80 तक लीटर तक आ रहा है। मगर हमारे डिपार्टमेंट में ये जो सीटें तकरीबन सेक्रेटरी लाइन में 10 सीटें, अगर सब मिला जुला के अफसरान, मगर 300 लीटर तो नहीं, इनके पर मंथ जो लीटर आ रहा है, जो मैंने हिसाब किया मैडम 12 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है पेट्रोल, 12 लाख रुपए पर मंथ ये लोग निकाल रहे हैं। 10 अफसरान, एक अफसर के मतलब ऊपर आ रहा है तकरीबन 1 लाख रुपए का पेट्रोल एक अफसर मंथ में ले रहा है, जो लेना चाहिए 100 लीटर, और 300 लीटर का भी अगर लगाया जाए तो तकरीबन 25,000 रुपए के करीब बन रहा है। तो ये 1 लाख रुपए सिर्फ मंथ 12 लाख रुपए सेक्रेटरी ऑफिस लाइन से निकाले जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं एक और तजब की बात बताता चलूं, ये वाहिद वो डिपार्टमेंट है जो सेक्रेटरी हमारे NI बाहर बिल्डिंग में बैठा है, सिंध सेक्रेटरीट में नहीं बैठा जा रहा। उसकी सेक्रेटरी की जो हमारे पास जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है, तकरीबन उसमें से PWTI जमाली पुल के पास है, उसमें तकरीबन 100 रूम्स के करीब मौजूद है, वहाँ पे कमरों के जरिए सही। ऑफिस। मगर वहाँ बैठने से अच्छा जो ये हमारा हेड ऑफिस है NIC बिल्डिंग गोरा कब्रिस्तान के पास, उसमें 30 लाख रुपए पर मंथ निकाला जा रहा है उसका रेंट। 30 लाख रुपए? 30 लाख रुपए पर मंथ रेंट। सही। DG ऑफिस का और सेक्रेटरी ऑफिस का दोनों का मिला के, जबकि बिल्डिंग एक ही हमारे पास, फ्लोर भी एक ही है। सही। रेंट उन लोगों ने
हमारे डीजी साहब भी वहीं बैठते हैं और सेक्रेटरी साहब भी वहीं बैठते हैं, सही। मगर रेंट एक की बजाय दोनों तरफ से निकाले जा रहे हैं कि वो अपनी बिल्डिंग शो करता है और ये सेक्रेटरी साहब अपनी बिल्डिंग, और बिल्डिंग एक ही है। बिल्डिंग एक ही है। तो इसमें टोटल रूम्स भी 25 भी नहीं है, वो भी छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए। हमारे 100 कमरों वाला ऑफिस छोड़ के यहाँ बैठे हुए। और वो ऑफिस है कहाँ? ये एनआईसी बिल्डिंग गोरा कब्रिस्तान के पास। और जो ओरिजिनल ऑफिस है गवर्नमेंट का ऑफिस है वो जो आप कह रहे हैं वहां नहीं बैठते? जी हाँ, वो गवर्नमेंट का अपना पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। वैसे सेक्रेटरी साहब को होना चाहिए मैडम सिंध सेक्रेटरीट के अंदर, तो उसका मैंने बताया ये डीडीओ सरफराज अहमद लगारी के पास है। तो इसी तरीके पेट्रोल भी, जनरेटर का भी देखा जाए तो 16,52,000 रुपये निकाले जा रहे हैं। एक सेक्रेटरी अपने हैंड से निकाल रहे हैं, ये लोग अपने हैंड से निकाल रहे हैं डीजी। 16,52,000 वो निकाल रहा है, 16,52,000 रुपये ये निकाल। और जनरेटर लगे हुए हैं वहाँ पे? जनरेटर मैडम एनआईसी बिल्डिंग का भी है। टोटल उसका जो हमारे को हमने जरा हो मालूमात किया है तो उसका रेंट टोटल तकरीबन 10 से 12 लाख के करीब है, मगर 18 लाख रुपए इजाफी निकाले जा रहे हैं। इसी तरीके से जनरेटर का भी हो तो अगर पूरा दिन जनरेटर पे भी चलाया जाए ना तो मैडम लाख रुपए ये महीने का ले रहे हैं, मतलब 4,500 रुपये 5,000 रुपये पर डे ये पेट्रोल यूज कर रहे हैं जनरेटर में। अगर सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक ये सारे अफसरान यहाँ भी बैठे रहे तो फिर भी इतना पेट्रोल यूज नहीं होगा। बिजली का बिल तो अलग ले रहे हैं। और उसके अलावा स्टेशनरी में जो इन लोगों ने बजट निकाला है सेक्रेटरी ऑफिस में 95 लाख रुपए स्टेशनरी में निकाला गया। स्टेशनरी का बजट तकरीबन करोड़ के करीब 95 लाख रुपए निकाला गया है। और अदर्स में तो इन लोगों ने लातादार जाली बिल वेंडरों के जरिए बिल बनाए गए हैं जो करोड़ों की सूरत में सब बन के अरबों में बन रहे हैं। मुख्तलिफ दवाइयों के नाम पे, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी दवाइयाँ भी होती है फैमिली प्लानिंग की, और उसमें बुखार वगैरह की भी, तो उसमें आते हैं मैडम एक कैप्सूल की अगर मैं से बात किया जाए विटामिन डी बी सी डी की है तो लिंक डी का आता है। लोकल कैप्सूल लिया जाता है तकरीबन वो 35 रुपए का है, 28 से 35 रुपए का, जो हमने काफ़ी जगहों पे मालूमात करके आए। और वो जो अच्छे वाले हैं उसकी कीमत ही तकरीबन 40, तो वो उसकी कीमत ली जाती है 281 रुपये, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मैडम, मैं लेके भी आया हूँ। 281 रुपये की है। मतलब उसकी कीमत, ओरिजिनल कीमत जो है वो 35 से 40 रुपए है, लेकिन इसमें जो पेपरों में दिया जाता है वो 281 रुपए। वो कितने, सिर्फ एक दो नहीं ली जाती, वो तकरीबन 30,000 25,000 के करीब ली जाती है। अगर ये एक कैप्सूल की डब्बी पे जब 250 रुपये रख रहे हैं, 200 रुपये रख रहे हैं, तो 2,500 वो तकरीबन 25-30,000 के लगाए जाएं तो ये करोड़ रुपए की करप्शन बनती है। सही, मतलब हर तरह से करप्शन की जा रही है। बिल्कुल। इसी तरीके से हमारे जनरेटर में हो गए या अदर्स में या काफ़ी हेडों में और मेडिकल अलाउंस में अफसरान, ये इनकी तनख्वाहों के बजट ऑफिसर होने के बावजूद मेडिकल भी यही लिए जा रहे हैं। आम मुलाजमीन को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा, काम भी आम मुलाजिम। जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं, जैसे अभी हमने 1 महीने से किया हुआ है, तो हमारे को काफ़ी सारे हिरासमेंट भी किए गए और यहाँ तक की भी धमकियाँ आई हैं इनकी तरफ से कि हम आपके ऊपर झूठे केसेस बनाएंगे। और ये हमारे बार पहली बार नहीं होगा, जब भी हमने इस तरह की हकूक़ की आवाज़ उठाई है मुलाजमीन की, तो हमारे को इसी तरीके के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे मैडम हमारे डिपार्टमेंट में मामला चल रहे हैं। जैसे चार्ट ऑफ डिमांड की मैंने बात की, सेक्रेटरी साहब के हवाले से मैंने बताया कि मैडम जैसे 5 डीडीओ इनके पास है, आपका AAP का भी इनके पास है मैडम, जिसका मैंने लेटर दिखाना भूल गया, ये भी आपका भी डीडीओ इनके पास है जिसका नाम है 2299। सही, इसमें से भी करोड़ रुपए निकाले जाए। अच्छा, अद्वियात मुझे बताएं कितनी दफा खरीदी जाती है साल में? जो आपने विटामिन डी की भी बात की और बाकी अदर अद्वियात भी होंगी, साल में कितनी दफा अद्वियात खरीदी जाती है? नॉलेज है, जो हम अफसरान के साथ टच में होते हैं, तो साल में 2 बार ली जाती है। इसी तरीके पेंटिंग प्रेस के
न्यूज़पेपर के हवाले से ये हर हेड में से लाखों से शुरू हो रही है, करोड़ों में ख़त्म हो रही है। अगर ये सालाना लगाया जाए, जैसे मैंने बताया कि इसी तरीके से जैसे जनरेटर का दोनों तरफ से निकाला जा रहा है, सेक्रेटरी की ऑफिस से किराए में भी दोनों तरफ से निकाला जा रहा है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही ऑफिस में होने के बावजूद वो दोनों तरफ से बजट निकाले जा रहे हैं। अच्छा अब्दुल कुद्दूस साहब, मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूँगी, मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। आपसे जानना चाहूँगी मैं कदीर हुसैन साहब, मुझे ये बताएं कि पॉपुलेशन जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें कितनी एनजीओज काम कर रही हैं, और एनजीओज को पॉपुलेशन डिपार्टमेंट फंड देता है या एनजीओज आप लोगों को फंड देती हैं? ये हमारी जो नॉलेज है उसके हिसाब से तकरीबन 400 से ज़्यादा मुल्क की एनजीओज जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड हैं, और वो आए दिन उनकी मीटिंग्स रहती हैं, और वो फंडिंग उन्हीं की तरफ से होती है, फंडिंग हमारी तरफ से नहीं होती, क्योंकि एमओयू जो साइन किया जाता है वो हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ, उनकी जो एनजीओज की जो सीईओ होते हैं उनके साथ किया जाता है। और जो भी वो एनजीओज जो भी मतलब हमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम एनजीओज के साथ कोऑपरेट करें और उनके साथ मिल के काम करें, जबकि हमारा डिपार्टमेंट ख़ुद एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और इसकी अपनी परफॉर्मेंस है। हर साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी सबकी जितने भी हमारे एफडब्ल्यूसी सेंटर्स हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, जो हमारे आरएचएस सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट का जितना भी स्टाफ है, हमारे कोलीग्स हैं, वो वर्किंग करते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एनजीओज़ वाले कैच करते हैं और फिर अपना शो करते हैं कि जी ये हमारी तरफ से जी, क्योंकि वो लोग फंडिंग करते हैं और उस फंडिंग की बेस पे वो हमारी परफॉर्मेंस को भी इसी तरह ले लेते हैं। सही, मतलब काम आप लोग करते हैं और क्योंकि एनजीओज फंड दे रही हैं तो सारा क्रेडिट जो है वो एनजीओज ले जाती हैं काम का। अच्छा मुझे बताएं कितने इजला में आपके सेंटर्स हैं? सिंध के कितने इजला हैं जहां ये सेंटर्स कायम है, और कितने किलोमीटर पर आपके सेंटर बने हुए हैं पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो? हमारे पास तकरीबन 29 प्लस हमारे डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस हैं, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस होता है। फिर उस जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर फैमिली वेलफेयर सेंटर्स होते हैं, वो भी वो अंडर 50 होते हैं कि फिर यूसीज होते हैं, वहाँ पर होते हैं हमारे सेंटर्स। हर यूसी के अंदर हमारे सेंटर होते हैं। हर यूसी के अंदर सेंटर्स होते हैं, और हर यूसी में एनजीओज भी आपके साथ काम करती हैं या आप सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे काम करते हैं? नहीं, हमारे साथ ये एनजीओज जो है ना, ये पूरे सिंध की जो है हम बता रहे हैं आपको 400 से ज़्यादा जो हैं, वो पूरे सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एनजीओज हैं, मुख्तलिफ नेम से हैं। कराची के अंदर जो हैं वो और हैं, और इंटीरियर सिंध के अंदर और हैं। सही, जैसे 29 इजला हैं टोटल सिंध के, उसमें फिर यूनियन काउंसिल्स में उनके आपके सेंटर्स बने हुए हैं, तकरीबन टोटल मिला के कितने सेंटर्स होंगे अगर मैं कराची की ही बात करूं? हमारे कराची के अंदर अगर देखा जाए तो एक एवरेज अगर हम 50 भी लगाते हैं तो तकरीबन 300 के करीब हमारे सेंटर्स एफडब्ल्यूसी सेंटर्स हैं, और तकरीबन 17 हमारे आरएचएस सेंटर हैं और 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं। अच्छा, उसमें आप लोग सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, अद्वियात फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, क्या क्या सर्विस आप लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे? हम जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे वेयर हाउस से, और हम भी जो आगे देते हैं क्लाइंट्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, गायनी के वार्ड्स जो बने हुए हैं, खासतौर पे अगर मैं जेपीएमसी की बात करूँ, वहाँ पे भी आपका एक सेंटर कायम है, तो वहाँ वो किसके ज़ेरे निगरानी चलता है वो सेंटर? जो अगर मैं जेपीएमसी की बात करूँ, जो गायनी वार्ड्स में आपके बने हुए हैं, सिविल में गायनी वार्ड में बना हुआ है आई थिंक। गायनी वार्ड जो है वो तो देखें हेल्थ डिपार्टमेंट का है, हमारा डिपार्टमेंट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, और जो वहाँ पर हमारा सेंटर बना है मास्टर ट्रेनिंग सेंटर है, और वहाँ की इंचार्ज अलग होती हैं। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर और जो आम आपका सेंटर है उसमें क्या फ़र्क होता है ट्रेनिंग सेंटर? ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो ये है, ये आरएचएसए ट्रेनिंग सेंटर कहलाते हैं, आरएचएसए सेंटर कहलाते हैं, जो कि जैसे बड़ा हम कह सकते हैं मेगा सेंटर है, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें भी हम देते हैं, प्रोडक्ट्स भी, और कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी भी की जाती है, जो कि 2 किस्म की होती है, मेल्स में और फीमेल्स में, दोनों में होती है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उसमें मेडिसिन भी देते हैं, और उसके अलावा जो है हम इंसेंटिव भी क्लाइंट्स को भी देते हैं, जो रेफरल आते हैं उनको भी देते हैं, और फिर उनको पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है। जी जी। अच्छा, मतलब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इस डिपार्टमेंट के तहत। अच्छा मुझे बताएं, एनजीओ जो आपके साथ कनेक्ट होती हैं तो वो
कौन से सेंटर्स पे होती हैं? जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ होती हैं या जो आम सेंटर बना हुआ होता है वहाँ पर भी मौजूद होती हैं? नहीं, इन्होंने अपने कुछ काउंसलर्स रखे होते हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट के जो सोशल मोबिलाइजर्स होते हैं या असिस्टेंट होते हैं उनके साथ वो अटैच कर दिए जाते हैं और उन्हीं के साथ वो वर्किंग करते हैं। वर्किंग जैसे हमारे ही लड़के करते हैं, लेकिन वो साथ में वो होते हैं, वो फिर वो अपनी अंडर सुपरविजन ऑफ दी एनजीओस इस तरह किया जाता है। सही। अच्छा, अब मैं जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ आऊँगी। जुल्फ़िकार साहब, मुझे ये बताएं कि जो पिछले दिनों एहतजाज हुआ और एहतजाज में आप लोगों ने एक एहतजाज किया और एहतजाज के बाद एक मसाइल हल करने के बाद, तो एहतजाज किया किस बात पर था आपने? और दूसरा मुझे बताएं कि हल करने के बजाय एक रेजिस्ट पैदा हो गया, मुज़ाहिमत पैदा हो गई और हुआ वही कि उनके खिलाफ एक महाज कायम कर लिया गया। वो मुझे थोड़ा सा बताएं इस हवाले से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास करके K21 का जो आज हमारे मुलाजिमीन की आवाज़ बनी, तहे दिल से शुक्रिया। मैडम, अर्ज़ ये है कि काफ़ी दिनों से ईद के फ़ौरन बाद से हमारे एहतजाज चल रहे हैं मुख्तलिफ कराची के प्रेस क्लब पे, कभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, कभी मलीर में, कभी मेन प्रेस क्लब पे। वो उसके हवाले से हमारे जो इश्यूज़ हैं वो मुलाजिमीन के इश्यूज़ हैं जो सालों से हमारे यहाँ अभी तक जो है ना वो रुके हुए हैं, अभी तक मसले के हल नहीं हो रहे हैं। सही। कुछ उसमें कुदूस भाई ने आपके सामने रखी हैं, कुछ हम रख रहे हैं। तो 2021 में जो कोर्ट से मुलाजिमीन ने केस जीते हुए हैं, आज 2025 चल रहा है, अभी तक वो रेगुलर नहीं हो रहा है। तो ये अंधेर नहीं है तो और क्या है? सही। मुलाजिमीन के साथ दोहरा निज़ाम नहीं, सौतेली माँ से भी बढ़कर सलूक जो न किया जा रहा है। सही। पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन ऑफिसर भी मौजूद हैं, मगर वो मजबूर हैं, जो किसी काम कर नहीं पा रहे, मगर वो कम है। मगर हमारे यहाँ मुलाजिमीन को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी भी हमारे यहाँ कुछ लेडी खातून हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन थे, उनकी किसी की, मेरे दोस्त की वाइफ का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का इंतकाल हो गया। आपको ये इल्म होगा कि डिसीज कोटा अपॉइंटमेंट होती थी। सही। अब उनको कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, कि वो कॉन्ट्रैक्ट था इसकी वजह से आपको हम अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? छोटे छोटे मुलाजिमीन हैं, 1, 2, 5 ग्रेड के मुलाजिमीन, अगर आज उनको ये भी बेनिफिट से महरूम किया जाए तो मैडम मेरे ख्याल में ये अंधेर है। सही। आप मुझे बताएं, आप किस ग्रेड पर काम कर रहे हैं वहाँ पे? मैं अकाउंट असिस्टेंट हूँ, 11 ग्रेड में हूँ। लियारी जनरल हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग है। बेसिकली हमने तमाम अफसरान की तहे दिल से इज्जत की है और करते रहेंगे, क्योंकि अफसरान जो है ना माँ बाप की जगह होते हैं। सही। और हम औलाद की तरह हैं। सबसे पहले माँ बाप जो है ना शफकत रखते हैं, औलाद कभी शफकत का हाथ माँ बाप पे नहीं रखती। सही। ये अल्लाह पाक की तरफ से है कि आप औलाद के ऊपर जो है माँ बाप शफकत, मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। माँ बाप ने औलाद के ऊपर से जो है शफकत का हाथ छीन लिया है। फिर ये ऐसे मामला तो फिर होते रहेंगे, कभी इधर एहतजाज होंगे, कभी किधर एहतजाज होंगे, कभी मुलाजमीन जो है चीखेंगे, कभी पुकारेंगे। कुछ अभी जैसे आपने पहले कहा कि कोई सुनने वाला नहीं है। सही। कोई पुरसान हाल नहीं है मुलाजमीन का। अगर इदारा है, हमारे यहाँ मिनिस्टर साहिबा हैं, आजरा पीछो साहिबा, हम तहे दिल से इज्जत करते हैं, मगर दूसरी बार वो मिनिस्टर बनी है, मगर मुलाजमीन से वो मिलना गवारा नहीं करती, बिल्कुल गवारा नहीं करती कि मैं मुलाजमीन के साथ नहीं मिलती, ना ही वो अफसरान से मिलती हैं। और मौजूदा सेक्रेटरी साहब जो बैठे हुए हैं, उससे पहले जो थे अब्दुल हादी बुलो साहब, वो तमाम मुलाजमीन की तहे दिल से दिल खोल कर मुलाजमीन से मिलते थे और मुलाजमीन की बातें सुनते थे और कोशिश करते थे कि मुलाजमीन के मसले जो है वो हल करें। सही। मगर अभी जो सेक्रेटरी साहब आए हुए, हम उनकी भी तहे दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे बाला अफसर हैं, ये ऑनरेबल हैं हमारे डिपार्टमेंट के। मगर तकलीफ ये होती है कि जब आप मुलाजिमीन के सुनोगे नहीं, अगर एक बाप बच्चों की सुनेगा नहीं तो वो गलत रास्ता अख्तियार करेगा। सही। अगर आज बाप का काम, अगर वो बच्चों पे हाथ रखें, वो गलत रास्ते पे जाने से या भटकने से उसको रोकें। मगर यहाँ पता नहीं निज़ाम कैसा चल रहा है कि वो वालिदैन जो है ना बच्चों से हाथ छोड़ रहे हैं, हाथ निकाल दिया है कि जी आप कहीं भी घूमें फिरें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम अभी भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और ख़ास करके आपसे कि आप हमारी आवाज़ बने, और हम CM सिंध से भी मुतालबा करते हैं,
चीफ सेक्रेटरी से भी मुतालबा करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब से भी, क्योंकि यहाँ पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो हम उनसे जो है ना मुतमाना गुजारिश करते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुनी जाए, मुलाजिमीन की आवाज़ को सुनी जाए, जो दबी हुई आवाज़ है उनकी सुनी जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे मुलाजिमीन बहुत परेशान है। सही। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, मैं आपकी बात काटना चाहूँगी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे और आपसे ही पूछेंगे कि बाकी मसाइल क्या है। नाज़रीन, जैसा कि अभी जुल्फ़िकार साहब ने बताया हमें कि छोटे छोटे मुलाजमीन हैं, 4 ग्रेड के, 5 ग्रेड के, और उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे, और ख़ास तौर पे जो परमानेंट करने का मामला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे अगर रखा जाता है तो एक वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसके बाद उनको जो है वो परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, छोटे छोटे मुलाजमीन हैं, उनके मसाइल भी हैं, उनके घरों के मसाइल भी हैं, उनमें दफ्तर में क्या सलूक किया जा रहा है वो थोड़ा सा आज हम देखेंगे। और एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मसाइल के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। क्लर्क एसोसिएशन हमारे साथ सिंध की मौजूद है, और जो छोटे छोटे मसाइल हैं मुलाजमीन के, उनको हल करना चाहिए। जो मुलाजमीन के सरबरा होते हैं, जो इदारे के सरबरा होते हैं, उनको चाहिए कि छोटे मुलाजमीन का ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि उनका ओहदा भी कम होता है और उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बड़े मुलाजमीन होते हैं उनका ओहदा बड़ा होता है और वो सरबरा होते हैं, उनको चाहिए कि मसाइल वक्त पर हल करें, ना कि बात बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत पर आ जाए और उसके बाद आप तवज्जो दें कि इस मसले को हल होना चाहिए था। तो बेहतर ये है कि किसी भी इदारे को, चाहे वो निजी इदारा हो, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो, एक इदारा जो होता है और इदारे का जो सरबरा होता है, उसको चाहिए कि जो छोटे मुलाजमीन हैं, सबसे पहले जो छोटे मुलाजमीन हैं उनका पहले ख्याल किया जाए, और उसके बाद जो बड़े मुलाजमीन हैं उनका बाद में ख्याल किया जाए, क्योंकि छोटे मुलाजमीन उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर मुज़ाहिमत पर बात आ जाए तो बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। अगर ख़ास तौर पे हमने देखा है जो सरबरा होते हैं उनको कुछ ऐसे लोग गाइड कर रहे होते हैं जो सिर्फ अपना मफाद देख रहे होते हैं और वो उनको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके पास 5-5, 6-6 ओहदे मौजूद हैं, और वो हमने भी ये चीज़ बड़ा बगौर देखी है कि वो आते एक स्पंज की चप्पल में है, और वो जब जाते हैं, जब रिटायर होते हैं, तो अरबों रुपए की मालियत उनके पास होती है। तो ये बड़ी एक शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन करप्शन तो करते हैं, लेकिन जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो होता फिर यही है कि जब करप्शन का पर्दा चाक होता है तो बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं इदारे के लिए। मैं फिर एक दफ़ा जुल्फ़िकार शाह साहब के पास आऊँगी। मुझे बताएं कि बड़ा हमने देखा कि कुछ लोग बहुत जल्दी अपग्रेड हुए, उनको ग्रेड भी मिले और उनको बहुत सारे ओहदों से भी नवाजा गया। क्या वजूहात हैं कि एक बंदे के पास 5-5 ओहदे मौजूद हैं और उनकी सरबराही भी की जा रही है, करप्शन भी बहुत की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन ये जो सरफराज लगारी साहब जिनके पास 5 ओहदे हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये? क्या पूरा महकमा यही संभाल रहे हैं? तो क्या वजूहात है कि आप लोग इतना खिलाफ उनके हो गए हैं कि आप लोगों ने एहतजाज भी किया उनके खिलाफ और करप्शन का पर्दा भी बड़ा चाक किया आप लोगों ने उनके खिलाफ? बड़े डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मौजूद है, वो थोड़ा सा हमें बताएं। मैडम, अर्ज़ ये है कि मैं बात अपनी पूरी करूंगा, मगर यहाँ से क्या है कि एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब ये जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है तो फिर उनके आगे जो ना वो कुछ नहीं, क्योंकि जो बीन बजाता है सांप उसके आगे नाचता है।
क्योंकि कमाऊ पूत हर एक इंसान को अच्छे लगते हैं। बगैर अगर मेरे जैसा होगा, ये जैसे हम बेटे में कमाऊ पूत नहीं होगी तो उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। कमाऊ पूत की हमेशा इज्जत होती है। ढके दबाव में अल्फाजों में मैं ये अर्ज करता चलूँ कि मैडम कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, कि हमारे इदारे में 2010 में अपॉइंटमेंट होते हैं, 2010 में अपॉइंटमेंट होते हैं, असिस्टेंट की सीट पे आ गए। 2017 में के अंदर 2010 और 2013 में 16 ग्रेड में चले जाते हैं, 2017 में फिर 17 ग्रेड में चले जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अलमिया हैं, बहुत सारे मुलाजमीन हैं जो बेचारे 40 साल सर्विस करके उसी ग्रेड में रिटायर हो जाते हैं। ये देखें, जब से हमारा इदारा बना है ना मैडम, आज तक हमारे इदारे में अपग्रेडेशन नहीं हुई। आज तक सबसे बड़ी बात अलमिया तो ये तमाम इदारों में हो चुकी है। हमारे यहाँ ग्रेड 5 में है तो ग्रेड 5 में ही मरा है या रिटायर हुआ है, कोई अपग्रेड सीट नहीं हुई। यहाँ हमें कोई ना कोई बहाना देके हमारी कहा। अच्छा, मैं अर्ज करता चलूँ, पहले अभी जो मैंने आपको कहा था, हमारे यहाँ है सोशल मेल मोबिलाइजर, वो ग्रेड 1 में उनको रेगुलर किया गया है। अच्छा, उनकी अभी सिंध गवर्नमेंट ने 37,500 रुपये सैलरी मुकर्रर की, मगर अभी तक उनकी जो है वो 13,000 उठा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं की बलबूते पे, ये मैं आपको नाम दिखाऊं, यहाँ से दूर नजर नहीं आएंगे, तो उसके बाद अभी तकरीबन 1-2 महीने पहले फ्रेश अपॉइंटमेंट की गई है, डेली वेजेस पे की होगी, 37,500 पे। उन मुलाजिमीन के जो रेगुलर मुलाजिमीन है, आप उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ा रहे हो, सही, ठीक है। अब उनकी जगह पे आपने नए बंदे जो ने भर्ती किए हुए, अच्छा, वो आपको काम में भी कहीं नजर नहीं आएंगे। मतलब जो मुलाजमीन पहले से काम कर रहे थे और तनख्वाह उनकी अब 37,500 जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, वो उनको नहीं मिल रही है अभी तक। उनको नहीं मिल रहा। उनकी वजह से ये उन्होंने नए फ्रेश अपॉइंटमेंट तकरीबन 2-4 महीने पहले इन्होंने किए 37,500 पे। अंधेर नहीं है तो और क्या है, इसको आप क्या कहेंगे, अंधेर। सही, क्योंकि देखें मैडम, हमेशा चिराग के नीचे अंधेरा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। चिराग तले, हम कहावत है कि चिराग तले अंधेरा होता है। ऐसी बहुत सारी इश्यूज हैं हमारे पास। अगर मैं कागज गिनाएंगे तो शायद हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत कम होगा, और हमारे इदारे की नाजायजियाँ मुलाजमीन के साथ बहुत होंगी। तो हम कभी बुरा डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कहेंगे। डिपार्टमेंट, इदारा बुरा नहीं होता मैडम, इदारे को चलाने वाले बुरे होते हैं, और इसमें कुछ भेड़े हैं जो डिपार्टमेंट को नुकसान दे रही हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसे हमारे अफसरान भी हैं जो मुलाजमीन को अभी भी बच्चों की तरह, बेटों की तरह, भाइयों की तरह देखते हैं। जब भी ऑफिस चले जाओ तो आपको महसूस होता है। मगर इन दिनों के अंदर जो सिस्टम जो करप्शन पे आए, ये तो पूरे पाकिस्तान का आलमिया है, खारे हमारे डिपार्टमेंट का आलमिया नहीं है। क्योंकि देखें मैडम, हम और आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सही, क्योंकि ये ऐवानों से ऊपर से आती है करप्शन। अच्छा, आप लोगों ने जो पिछले दिनों एहतजाज किया वो इसी पर किया कि जो मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 37,500 होनी चाहिए थी उनकी नहीं हुई, और जो नई भर्ती किए गए उनकी हुई। वो कितने सालों से काम कर रहे हैं मैडम? ये 89 से काम कर रहे हैं, इससे भी शायद पहले के लोग हैं। जो अपॉइंटमेंट है, जो धक्के खा गया से ऐसे भागी करे, कोर्ट के थ्रू रेगुलर में, डिपार्टमेंट की मेहरबानी नहीं है, कोर्ट ने उनको रेगुलर किया, वो बने, ग्रेड 1 में उनको रेगुलर किया गया। आहिस्ते आहिस्ते चल के अभी उनकी सैलरी यहाँ पहुंची, वो भी सैलरी नहीं हो रही, उस पर जो ना आपने फ्रेश अपॉइंटमेंट कर दिए। मतलब उनकी सैलरियां अभी तक जो है मुस्तहकम नहीं हुई, 37,500 नहीं हो सकी। सोशल मेल मोबिलाइजर हमारे यहाँ नहीं हुई, रीट की हड्डी है, हर डिस्ट्रिक्ट में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे FW मेल है, FWA है, वो भी बेहतरीन काम, FWW है, बेहतरीन काम कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो शहर है ना, वो है FWA फीमेल। या मेरे जो फील्ड स्टाफ है वो मैडम बेहतरीन काम करता है। जो ये काम करते हैं, अफसरान सुकून की सांस लेते हैं। सही, जो फील्ड में जाकर काम कर रहा है, धूप में, बारिशों में, तूफानों में, उसके लिए जो है वो तनख्वाहें जो है वो जो मुकर्रर की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बेनिफिट उनको जो है ना नहीं दिया जा रहा। जो फील्ड में देखें मैडम, ये मेरे बराबर में कदीर हुसैन बैठे में, ये ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, ये सुबह से लेके ऑपरेशन करते रहते हैं, बाकी दौड़ी इधर उधर, मिलता कुछ नहीं है इनको। और दूसरे जो फील्ड स्टाफ है, FWW, FWC और FTO, FWA फीमेल, आया, हेल्पर, चौकीदार, जितने भी जो हमारे काम है, ये धूप वाले काम है। ये सारा दिन ख्वार परेशान होती हैं, मगर उनको कोई बेनिफिट नहीं है, सालों गुजर जाते हैं, प्रमोशन नहीं है, उनकी सीनियरिटियाँ जो है ना सीधी नहीं है। अलमी हमारे डिपार्टमेंट में बहुत हैं, मगर इस वक्त हालिया में जो करप्शन है उसका तो अल्लाह ही वारिस है।
क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में शायद कम होगी। पाकिस्तान तो उरूज पर है। सही। तो मतलब पेट्रोल की मद में इतना दिया जा रहा है, किराया डबल दिया जा रहा है, लेकिन जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे। हमें जो तकलीफ है ना मैडम, हमें छोटे मुलाजमीन को की है। हमें तकलीफ करप्शन की नहीं है। सही। हमें तकलीफ ये नहीं है कि आप करोड़ों अरबों खा रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे घर से नहीं जा रहा, वो गवर्नमेंट का पैसा है। मगर है वो मुलाजिमीन पैसा, गवर्नमेंट जो दे रही है ना पैसा, वो मुलाजिमीन का पैसा है। मुलाजिमीन के ऊपर खर्च करने का पैसा है, अवाम के ऊपर खर्च करने का पैसा है। जो हमारे जो देहाते हैं वहां पर खर्च देने का पैसा, दूध तक के पैसे आते हैं मैडम हमारे यहाँ। दूध तक जो छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे होते हैं, जब हम गांव देहातों में कैंप लगती है तो उन दूध तक के पैसे आते हैं जो हम नहीं देते। तो ये जो गोठों में आप बताए क्या है, गोठों में क्या आजकल कमाई है? बिल्कुल नहीं है। गुर्बत आप खुद देख रही हैं, आप हमसे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना, मीडिया आप देख रही हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को पानी साफ पीने का नहीं है, खाने की 2 रोटियां नहीं। कराची में आप मलिर में आ जाएं, मलिर को छोड़ें, आप ठट्टा चले जाएं, आपको अल्लाह नजर आएगा कि अल्लाह है या नहीं है। मगर जो सीटों में बैठे हैं उनको अल्लाह नजर नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैडम उनका घर ऐसी, उनकी गाड़ियां ऐसी, उनके पेट्रोल फ्री। मैं अपनी बात करूं, मेरी छोटी सैलरी है, ये मेरा जो चेयरमैन है ये भी ग्रेड 5 का है, इसको क्या तकलीफ है? इसकी अपनी दुकानें चला रहा है, ये मुलाजमीन के लिए कर रहा है। भागी दौड़ी जो हम कर रहे हैं वो मुलाजमीन के लिए कर रहा है। मगर तकलीफ हमें यह है कि आप मुलाजमीन को इग्नोर करके आप अपने मफादात को देख रहे हो। तकलीफ हमें सिर्फ ये है कि आप मुलाजमीन को देखें, आप मुलाजमीन की आवाज़ बने, मुलाजमीन की तकालीफ दूर करें। हमारी छोटे छोटे मुलाजमीन की क्या ख्वाहिशात है मैडम? सही। फील्ड वर्कर जाहिर सी बात है, इतनी धूप है, तपिश है, तूफान है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। बाहर जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जैसे पोलियो वर्कर्स काम कर रही होती हैं, उनके भी बड़े मसाइल होते हैं। शदीद धूप है, हीट वेव हो रही है, लेकिन उन्होंने अपना काम करना है। इसी तरह फील्ड वर्कर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है धूप में तपिश में काम कर रहा होता है, उनको जाहिर सी बात है उनके मसाइल को बहुत जल्दी हुकूमत को चाहिए कि हल करे। क्योंकि अगर फील्ड का काम नहीं होगा तो महकमे पे भी फिर एक इल्जाम लगेगा कि काम हो ही नहीं रहा। यही रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं जो लोग फील्ड में काम कर रहे होते हैं, खासतौर पे वो रीढ़ की हड्डी की महकमे की हैसियत रखते हैं। क्योंकि अगर फील्ड का काम नहीं होगा तो महकमे पे फिर सवालात उठेंगे कि कोई काम नहीं हो रहा। मैं एक बार फिर अब्दुल कुद्दूस साहब की तरफ जाऊंगी। मुझे बताएं कि किस तरह के मसाइल आप लोगों ने देखे, और करप्शन का जैसे आपने मुझे बताया कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है, पेट्रोल की मद में भी, जनरेटर की मद में भी, किराया भी डबल दिया जा रहा है, लेकिन जो छोटे जो मुलाजमीन हैं उनके काम नहीं हो रहे। और खासतौर पे आपने बताया कि 37,500 जो तनख्वाह है अभी तक उनकी अप्रूवल नहीं हुई है और अभी तक उनको वो तनख्वाह नहीं दी जा रही, वही 13, 14, 15 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये आप लोग कोर्ट में भी गए, आप लोगों पर केस भी हुए, जो 80 मुलाजमीन जिनके खिलाफ अभी जो हुआ उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं जरा। बिल्कुल मैडम, ये मैं बता चलूँ, जैसे कि मैंने बताया कि बजट ऑफिसर, यही सीटें अपग्रेड का भी इनके पास होता है कि ये बजट भिजवाता है, मगर ये सरफराज अहमद लगाड़ी एमएम के लिए इनके पास पैसा नहीं है, करप्शन के लिए बहुत पैसा है। अभी जो मैंने नाम में देखूं, जो सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब ने भी बताया, जो नए अपॉइंटमेंट किए हैं, सबसे पहले तो ये तरीक़ेकार होता है, किसी भी सिंध गवर्नमेंट में नौकरियां आती है तो उसका एक तरीक़ेकार होता है, हर एक चीज़ के रूल्स होते हैं, अखबार में दिया जाता है, इंटरव्यू होते हैं। मगर हमारा ये वाहिद डिपार्टमेंट है, ना अखबार में आए ना कुछ आए, मनपसंद लोग, मगर ये वहाँ पे लोग हमने आज तक देखे ही नहीं है। 37,000 रुपये तनख्वाहें निकाली जा रही है, नए लोग तकरीबन 300 के करीब अपॉइंटमेंट की गई है मैडम अभी इसी 3 महीनों के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ी करप्शन है। इसी तरीके से जो 98 से लेकर एमएम हमारे भाई काम कर रहे हैं, उनको 13,000 रुपये दिया जा रहा है। वो उन लोगों ने अपनी आवाज़ भी बुलंद की है, काफ़ी बार आए, मुजाहरे किए, धरनों में। वो परमानेंट मुलाजमीन है? नहीं मैडम, कॉन्ट्रैक्ट उसमें काफ़ी ऐसे हैं जो अभी तक रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर नहीं है उनकी 13,000 रुपये। मगर कानून ये कह रहा है, सिंध असेंबली के रूल्स ये कह रहा है कि जो भी मजदूर की तनख्वाह 37,500, ये हमारा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट इनकी बजट काट के ये अपने घर लेके जाते हैं। इसके अलावा मैं इस बजट ऑफिसर सरफराज अहमद लगाड़ी की मैं और एक बात बताता चलूँ,
एक हमारे मई के महीने में, मई और जून में, या मई की एंड में या जून में एडिशनल बजट आती है। एडिशनल बजट भी कोई नॉर्मल नहीं होती, करोड़ों में होती है। हर बार इस लोगों ने वो एडिशनल बजट जिस टाइम आती है तो ये अपने मनपसंद लोगों को देते हैं 60-40 पे। जैसे अगर 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है तो 40 लाख रुपए वापस लेते हैं, 60 लाख रुपए उनको कहते हैं कि अब आप ये जाली बिल बना के पास करें। मगर अब इसने क्या किया, पूरे सिंध में 29 जिला हैं, 7 हमारे रीजनल डायरेक्टर ऑफिस हैं, उसके अलावा तकरीबन 90 के करीब RHS सेंटर हैं। मगर 10 डिस्ट्रिक्ट जिले अफसरान को दिए गए बजट, एडिशनल बजट, और 3 अपने मनपसंद RHS सेंटरों पे दिया गया, बाकियों को नहीं दिया गया, क्योंकि वो उन लोगों से या तो पैसों में नहीं बने होंगे। मगर तजुब की बात यह है कि जैसे बजट मिली तो 8 दिन के अंदर 1.5 करोड़ रुपया निकाला भी गया। वो बिल इस तरह बन के आते हैं जैसे पता ही नहीं लगता, 3 घंटे के अंदर वो बिल पास करवा लेते, चेक भी आ जाते, वहां पर भी वो खिलाते, क्योंकि बिल्कुल इनको तो प्लेट में रखकर बजट मिल जाती है। कोई 60 लाख रुपए में से भी 40 लाख इनको बचत हो जाए, 20 लाख रुपए ये एजी इधर ट्रेजरी वालों को, जाली बिलों वालों को खिला लेते हैं। मगर ये 8-10 दिन के अंदर ये इनको बजट, और इसको जो 40% है ये तो इसको इजाफी मिल जाता है। तो ये हमारे में दोहरा कानून है, ये अपने मनपसंद। कितना बजट होगा एडिशनल बजट की जो आप बात करें, कितना होगा मैडम? ये जो सेक्रेटरी की नॉलेज में तो वो 13 करोड़ के करीब है। हम इस प्रोग्राम के तवसत से हम ये भी कहेंगे कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वादे कहते हैं, इसलिए अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। और जो जराए से मुझे इतला भी मिली है, इसी तरीके सेक्रेटरी साहब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो हफीजुल्लाह अब्बासी हैं, जो मुझे जराओं ने कहा है कि जिस तरह अभी इसमें अपॉइंटमेंट आके किया है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में, इसी तरीके से ये 2012-11 में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में थे, तो उसने भी वहां पे ये कोई इलीगल अपॉइंटमेंट की थी और करप्शन की थी, जिस पे जराए से मुझे मालूमात हुआ है कि ये जेल भी गए। वही रवैया इसने यहाँ पे आके रखा हुआ है। आते हुए इसने अपॉइंटमेंट किया, ना किसी से परमिशन, ना अखबार में इश्तेहार, ना इंटरव्यू, ना कुछ। मगर ये लोग मौजूद भी नहीं है। ये लोग मतलब ये जाली जो है इन्होंने किए हैं सारे अपॉइंटमेंट। बिल्कुल मैडम, कोई इश्तेहार ही नहीं है। हम इस डिपार्टमेंट की एक एक चीज से वाकिफ हैं। हमने इनको इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखा। जैसे ये 2009 से 2013 तक का अपॉइंटमेंट हुई, उसमें इन लोगों ने अपने पूरे मनपसंद लोगों को, आज जैसे कि उनको 17-18 में भी बिठाया गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बजट ऑफिसर को इस सीट पे 20-20 साल हो चुके हैं। कुछ अफसरान हमारे हेड ऑफिस में आए भी वही हैं और अभी तक वहीं रिटायर भी वहीं से ही होंगे। उन लोगों ने अपनी वो सीट बना दी है। जब वो उनकी कोई, जैसे हम पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के 1 से 16 तक की सीटें अपग्रेड नहीं होगी, यही सीटें अपनी अपग्रेड करवा लेते हैं, फिर प्रमोशन लेके फिर उसी सीट पे आ जाते हैं। जैसे हमारी डायरेक्टर एडमिन पहले 18 का था सीट, उसने अपनी सीट अपग्रेड करवाई 19 में ही, 19 में भी डायरेक्टर एडमिन। इसी तरीके बजट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इसी तरीके से ये चीज अपने मनपसंद लोगों को इन लोगों ने वहीं कब्जा दिया हुआ है, किसी और को आने की भी इजाजत नहीं है, समझ लो। और हमारे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का तो ये माहौल है, क्योंकि ये हमारा रास्ता इसलिए बंद कर रहे हैं, हमारे ऊपर झूठे इल्जाम इसलिए ये लगाएंगे और केसेस बनाने की जो धमकियां दी जा रही हैं, जैसे इनको खुलेआम करप्शन करने का मौका मिल जाए, और जैसे ये अपॉइंटमेंट होती जा रही है हमारे को इत्तला ना आए। इस तरीके से मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जो 300 अपॉइंटमेंट अभी किए गए ये सब जाली हैं, ना कोई अखबार में इश्तिहार दिया गया, ना कोई इंटरव्यू हुए, और वो मुलाजमीन मौजूद भी नहीं है। बिल्कुल, अगर मौजूद भी होंगे तो या तो कोई घर बैठा हुआ होगा। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बैठे हुए दुबई हैं, उनके प्रमोशन यहाँ हो जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में वालों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए करप्शन के। जैसे कि माजूरी की हमारी कोटा आती है, उन पर माजूरी कोटा के अलावा सही सलामत हमारे भाई दोस्त उठाए में
सही, माजदूरों के कोटे पे भी जाली भर्तियां की हुई हैं। जाली भर्ती की है, सही, कोई एक्शन नहीं हुआ उसके कोई खिलाफ। अभी तक एक्शन नहीं हुआ। सही, इसका मतलब ये है कि आपके मसाइल जो हैं वो अगर उसको थोड़ा सा तवज्जो दी जाए और मसाइलों को हल किया जाए तो ये जो मुज़ाहिमत है ये काफ़ी कम हो सकती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। और कोई ख़ास बात जो आप करना चाहें, जो जल्द से जल्द मसले को हल करना चाहें? मैडम, जल्द से जल्द का मसला ये है कि हम आज भी अपने सेक्रेटरी साहब से खास करके पुरजोर अपील करेंगे, मुतालबा करेंगे कि आप मुलाजमीन के साथ बैठें, आप मुलाजमीन को बुलाएं, मुलाजमीन की आप आवाज़ सुने, क्योंकि देखें मैडम, कभी भी गंद से नहीं धुलता। सही, ठीक है, मोहब्बत से हर चीज़ होती है। आप आज छोटे मुलाजमीन के ऊपर शफकत का हाथ रखें। आप देखें, वो बाला अफसर, हम उनके बच्चे, जब हमें आप बुलाएंगे नहीं तब तक ये इंतशार फैलता जाएगा। सही, मेरी सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर जनरल साहब से, इनसे मुतमाना अपील है कि आप हम मुलाजमीन के साथ बैठें, यूनियन के अहदेदारान के साथ बैठें, क्योंकि यूनियन मैडम ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एक राइट, एक सच है, एक सही। कड़वा घूंट है, एक मजबूरी है, वो पीना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। क्योंकि हमने अपने मफाद की खातिर नहीं किया। आज जो हमने ये आवाज़ उठाई है अपनी मफाद के खातिर नहीं उठाई है। लोग, दुनिया कहती है भले करती रहे, मगर हम पता है कि हमने क्यों आवाज़ उठाई है, हमने मफाद के लिए नहीं उठाई। 29 ज़िला में 10 ज़िला को बेनिफिट मिले, बकाया को न मिले, ये नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, एक मुलाजमिन की सैलरी नहीं बढ़ रही, दूसरी जगह आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, नाइंसाफ़ी है। हमारी आवाज़ सिर्फ नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। हम अभी भी सेक्रेटरी साहब से यही मुतालबा करेंगे, अपील करेंगे कि आप मुलाजमिन के साथ बैठें, हमारी आवाज़ सुने। अगर ये आवाज़ बढ़ती रहेगी ना मैडम, तो फिर ये अभी छोटा सा तूफान है, फिर ये आंधी बनेगी, फिर ये सैलाब बनेगा। हम भी नहीं चाहते कि मुलाजमीन यानी इदारे की बातें बाहर हो, हम कभी नहीं चाहते। मगर ये आज तक हम जब मीडिया में पहुँचे तो वजह ये है कि हमारे बीच में दूरियां हैं। अब वो दूरियां कौन करवा रहे, क्योंकि यहाँ बनाने वाले कम है, बिगाड़ने वाले बहुत है। सही। जी हाँ, कदी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि देखें, करप्शन को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। सही। आज ये करप्शन की वजह से ही हम आज स्टेज पर हैं कि हम सरापा एहतजाज हैं। और जो कुछ भी इस वक्त हमने जो शो किया है, जो हमारे पास एविडेंस है, उसके हिसाब से यही है कि जो बजट ऑफिसर है, जिसको मुनसिफाना तकसीम करनी चाहिए थी, लेकिन उसने हमेशा सिर्फ अपने ही ख़जाने भरे और अपनी ही टीम को उसने भरा। सही। अब उस टीम में उसके साथ जो भी शामिल है, हम सब के साथ हम यही कहते हैं कि एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए इन सब के ख़िलाफ़, और बाकायदा तौर पे उस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी हमें उनको देनी चाहिए। और देखें, एप्का जो है वो एक मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, और उसका काम सिर्फ यही है कि हमेशा से मुलाजमीन के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करना। करप्शन जो भी की गई है सरफराज लगारी और उनकी टीम की जानिब से, उसको बाकायदा तौर पे एक शफाफ इंक्वायरी की जाए, और वो इंक्वायरी हमें भी, उसकी रिपोर्ट हमें भी शो की जाए, ताकि मामलात को बेहतर तौर पे हल किया जा सके। और बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे मामलात तय होते जाएंगे, हमारी कोशिश यही है कि हम एहतजाज की तरफ ना जाएं, लेकिन अगर मुलाजमीन के हकूक़ नहीं मिलेंगे तो हम ज़रूर एहतजाज करेंगे। और एप्का जो है वो असल में मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, और उसका काम ही यही है कि सिर्फ मुलाजमीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना। इसी सिलसिले में हमें अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बुलाया जाता है तो हम ज़रूर वहाँ जाते हैं और वहाँ के सेक्रेटरी से बात करते हैं। लेकिन ये हमारे सेक्रेटरी साहब ऐसे हैं कि ये हमसे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं कर रहे और मामले को हल करना भी नहीं चाह रहे। तो हमारी तमाम आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि इस मामले को जल्द से जल्द देखा जाए और इनकी जो शफाफ इंक्वायरी की जाए। शुक्रिया। सही। मैं आपकी तरफ आऊँगी, अब्दुल कुद्दूस साहब। मैडम, मैं वहीं से बात स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आजकल का जो महंगाई का दौर चल रहा है, तो 19 ग्रेड का सेक्रेटरी या 20 ग्रेड का सेक्रेटरी भी हो या किसी बड़ी पोस्ट पे भी बैठा हो, तो यहाँ पर भी अपने पूरा महीने का अखराजात भी मुश्किल से पूरा हो सकता है तनख्वाहों में से। मगर ये 17 ग्रेड का, मैंने जैसे बताया, बजट ऑफिसर सरफराज अहमद लगारी, यहाँ के बजाय बाहर मुल्क जो बरतानिया वगैरह, लंदन वगैरह, ये अपने बच्चों को पढ़ाता है। क्यों? कि ये हम छोटे मुलाजमीन का पैसा लूटा जा रहा है।
सिंध गवर्नमेंट के ख़जाने को खाली किया जा रहा है। तो हम यही अपील करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारे, एंटी करप्शन और चेयरमैन नैब से भी और दीगर चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, तो इसकी शफाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए और इसमें जो जो मुलविस है उनको सज़ा भी होनी चाहिए। जिस तरीके से ये हमें हिरास किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीके से, यहाँ तक के FIR की धमकियाँ दी जा रही हैं, मगर हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब तक हमारी ये मुलाजमीन के हकूक़ हल नहीं होते, जब तक हम अपना एहतजाज मुख्तलिफ ज़रा तरीक़ों से हम जारी रखेंगे और कानूनी जो भी हमारे रास्ते होते हैं वो हम अपनाएंगे। अगर हमारे को कुछ भी होता है, जैसे अभी बताएं कि 80 मुलाजमीन को, यहाँ तक का एक बरतरफी का भी आ रहा है, अगर कोई भी नुकसानात होता है तो वो ये करप्शन करने वाले जो 20 सालों से मौजूद हैं और जो हमारी सेक्रेटरी साहब नहीं सुन रहा, और पाबंदी जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब भी मिलता है, मिनिस्टर भी मिलते हैं, अगर मिनिस्टर साहिबा भी ना मिले और सेक्रेटरी भी ना मिले, वो इसलिए ये रास्ता हमारा बंद किया जा रहा है जैसे हम मज़ीद भर्तियाँ करते रहें 1 से 4 तक। तो ये तो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है 1 से 4 तक भी भर्तियाँ करें और इनको जैसे पता ना लगे। तो हम ये अपील करेंगे कि इनको सस्पेंड करके इंक्वायरियाँ की जाए शफाफ, और हमें शामिल भी किया जाए। हम मज़ीद सफू एक एक चीज़ के प्रूफ देंगे। सही लाहे अमल क्या होगा आप लोगों का? मैडम, हमारा अगर जायज़ मुतालबात हमारे हल नहीं होते तो हम हर तरीके से अपना कानूनी रास्ता अपनाएंगे, एहतजाज की भी तरफ जाएंगे और जा भी रहें। कल भी हमारा एक एहतजाज हमने रखा हुआ है प्रेस क्लब पे। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम कानूनी दरवाजे भी बजाएंगे। हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। बाकी अगर कोई नुकसान हुआ तो उनके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कुद्दूस शेख साहब, कदीर हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब, आपका भी बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो एक इदारा होता है, जो इदारे का सरबरा होता है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने छोटे मुलाजमीन ख़ास तौर पे उसका बहुत ख्याल रखें। जैसे एक घर है और घर में माँ बाप छोटे बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि उसके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह सरबराह जो इदारे का होता है उसको चाहिए कि छोटे मुलाजमीन का मसला हल करें। जैसे तनख्वाह का ही है, हुकूमत पाकिस्तान ने और सिंध गवर्नमेंट ने जैसे तनख्वाह मुकर्रर की है 37,500, लेकिन जो वो मुलाजमीन जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो आज भी 13,000 या 14,000 तनख्वाह ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अलमिया है कि उनके साथ ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि धूपों में वो काम कर रहे हैं। बाहर बहुत सारे मसाइल होते हैं, बसों में धक्के खाना, धूप है, गर्मी है, हीट वेव है, और मई जून का महीना तो बड़ा ही अहम होता है। उसमें फील्ड में वर्किंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि इतनी तपिश होती है, इतनी हीट होती है कि उसमें काम करना मुश्किल होता है। और इसी तरह जुलाई और अगस्त की अगर मैं बात करूं तो बारिशों में भी यही इसी तरह के मसाइल होते हैं। तो मुलाजमीन का वक्त पर मसाइल को हल करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो सरबरा ना होते हुए भी सरबरा बन जाते हैं खुद साख्ता और पूरी गिरफ्त कर लेते हैं इदारे पर, उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त एक्शन लें। और जो करप्शन हुई है, जो करप्शन का बाजार उन्होंने इदारे में गर्म किया हुआ है, तो उनको चाहिए ख़ास तौर पे हमारे चीफ सेक्रेटरी को, वज़ीर आला से मेरी गुजारिश होगी कि छोटे मुलाजमीन के मसाइल को जल्दी हल करें, क्योंकि हुकूमत सिंध वैसे काम करती है मुलाजमीन के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं ये बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। और क्योंकि इनके वसाइल भी बहुत कम होते हैं तो मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बेहतर यह है कि बैठकर तसल्ली से इन मसाइल को हल किया जाए। एक इदारे को चलाने के लिए, एक इदारे को बेहतर काम की तरफ राग़िब करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनके मसाइल को जल्द और वक्त पर हल किया जाए। जैसा कि बताया कि तनख्वाहों का मसला है या जाली भर्तियों का मसला है, तो इस पर हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें कि अगर जाली भर्तियाँ हो रही हैं और जो मुलाजमीन पहले से काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं तो उनकी तरफ तवज्जो दें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। पॉपुलेशन डिपार्टमेंट एक बड़ा अहम
इदारा है हुकूमत सिंध का और बड़ा सुतून है, इस पर बड़ा फील्ड में लोगों ने काम किया। अगर ये काम ना करते तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कम उम्री की शादी है, कानून पास किया गया कम उम्री की शादी के वाले से, सबसे पहले सिंध में पास किया गया। पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, किसी भी सूबे ने यह कानून पास नहीं किया, लेकिन हुकूमत सिंध ने यह कानून पास किया सबसे पहले कि कम उम्री की शादी के खिलाफ जो है एक कानून बनाया गया और असम्बली से भी बिल पास किया गया। ग़िज़ाई किल्लत का बहुत बच्चे शिकार हो जाते हैं और जो पैदाइश में वफ़ा है उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आबादी का तनासुब जिस लिहाज से बढ़ रहा है और जितनी आबादी बढ़ती जा रही है और मसाइल और वसाइल हमारे बहुत कम हैं, इसमें ना बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर पाते हैं, ना उनको सेहत मिल पाती है, ना उनको ग़िज़ा मिल पाती है। माएँ जो इम्वात है उनकी इम्वात भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो फील्ड में काम ज़रूरत जब बहबूद आबादी जब फील्ड में काम करेगी तो इन मसाइल को दरपेश रखकर काम किया जाएगा और बहुत अहम जो है वो इदारा है। अगर आबादी के तनासुब को काम को बेहतर किया जाए तो बहुत सारे हमारे जो मौशी हालात हैं हमारे मुल्क के, उनको बेहतर बनाया जा सकता है। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो सर 300 भर्तियाँ हुई हैं जारी, उसके बारे में हमें बताएं कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता। नैक में 300 भर्तियाँ हो चुकी हैं और जो पिछले मुलाजमीन थे उनको अभी तक 13,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जो अभी नए मुलाजिम भर्ती हुए हैं उनको 37,500 रुपये तनख्वाह मिलती जा रही है। मुझे का खेज बात है, मेरी नॉलेज में तो नहीं कि भर्ती होने का प्रोसेस होता है। ये जो 13,000 वाली आप बात करेंगी वो है मेल मोबिलाइजर्स, उनकी तनख्वाह कोर्ट ने बढ़ाई है, उनको ग्रेड दिया है 1, ग्रेड 1 दिया था तो उनकी सैलरी जितनी बनती है वो हुआ है। बाकी नई भर्तियाँ तो बाकी अभी तक उनको सैलरी मिल रही है, 13,000 ही मिल रही है अभी तक उनको। कोर्ट का फैसला मेरे पास आए हुए भी 5-6 महीने हो चुके हैं, काफ़ी नहीं तो ज़्यादा हो गए। मेरे ख्याल जो 2013 के एक्ट के मुताबिक रेगुलर हुए थे तो उस मुताबिक उनकी तनख्वाहें चल रही हैं। उनकी तनख्वाह लेकिन अभी तक 13,000 ही चल रही है ना। नहीं, जो नॉन रेगुलर है उनकी 13 होगी, जो रेगुलर हो गए कोर्ट के हिसाब से तो उनको रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा? काफ़ी सालों से वो 1900 मेरे ख्याल से 90 से काम कर रहे हैं। उसमें प्रोसीजर एक होता है, लेट डाउन प्रोसीजर है। ये है कि उसमें एक डेजिग्नेटेड कमेटी है, स्क्रूटनी कमेटी होती है जो जिसमें एसएनजीडी का बंदा भी आता है, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का, और सेक्रेटरी साहब होते हैं, प्लस दूसरे जो होते हैं 5 बंदों की जो डेजिग्नेटेड कमेटी है वो स्क्रूटनी करते हैं। अब स्क्रूटनी हाल ही में हुई है, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, बजट ऑफिसर, ये वो सारे गए थे फील्ड में, तो स्क्रूटनी करके आए हैं। अब वो उस पर काम चल रहा है। मुझे बताइए सर कि अभी एडिशनल बजट आया तो वो सिर्फ 10 अजला को दिया गया, बाकी पूरे 29 अजला है। देखिए, मैं फाइनेंस डील नहीं करता, मुझे इस ऐसी कोई भी खबर नहीं कि मैं बता सकूं आपको या फैक्ट्स फिगर्स दूं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसके, ये व्याप्त हैं, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि सिर्फ 10 अजला को दिए गए, बाकी अजला को नहीं दिए गए, हो और 3 सकता है दिन के उसकी- अंदर अंदर जो है वो पैसे निकाल भी लिए गए। हो सकता है क्योंकि जून में दिन होते हैं, बहुत कम दिन होते हैं, 15 जून को क्लोज हो जाता है सिस्टम ट्रेजरीज का या एजिसन का, वो 15 तारीख को, बल्कि लेटर भी दिया था उन्होंने कि निकल जाएंगे। हो सकता है जिनके पास गए हों, उन्होंने मांगे हों, उनकी ज़रूरियात हो, उसके मुताबिक वो रिवाइज्ड एस्टिमेट कहलाती है, हो सकता है मिली भी हो, लेकिन आई डोंट नो। अच्छा, जो आपके बजट ऑफिसर हैं सरफराज जी जी लगारी साहब, जी, उनको जी। 4 DDO हैं, 5 5 DDO पावर एक बंदे के पास, और कई सालों से 17 ग्रेड का बंदा। तो ये किस एंगल से, मतलब किस लॉ के तहत ये आपने देखिए, किया? डीडीओ जो डिक्लेयर करता है वो सेक्रेटरी साहब करते हैं, ठीक है ना। डीडीओ डिक्लेयर करना उस वहाँ पे किया जाता है जहाँ बंदों की शार्टेज है। हमारे पास 2013 के बाद अभी 23, 24, 25 साल में चल रहे हैं, तो कितने हो गए, तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए। अपॉइंटमेंट नहीं हुई, जब बंदा नहीं होगा, सीट खाली होगी,
तो उस पर किसी न किसी को तो रखेंगे ना, ताकि काम सफर न करे। लेकिन 5 पौधे एक वक्त में एक बंदे को, मतलब इदारा बिल्कुल खाली हो चुका है क्या? काफ़ी खाली है, वैकेंसीज पोजीशन बहुत है। तो मैडम मिनिस्टर साहब को हमने मीटिंग में रिक्वेस्ट की हुई है कि स्पेशली परमिशन लें आप कि पॉपुलेशन में जो है स्पेशली इजाज़त दी जाए, ताकि भर्तियाँ हों और हम अपने टारगेट्स अचीव करें। अच्छा मुझे बताइए सर, कितनी एनजीओस आपको फंड देती हैं? देखिए वो बता सकता है कोई फाइनेंस का बंदा जो फाइनेंस डील करता है। 422 एनजीओस आपके तहत काम कर रही हैं और वो फंड्स नहीं 400 ये किसने कह दिया आपको? सर हम जितनी बातें भी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के साथ कर रहे हैं। पता मुझे सरफराज साहब वाली भी जो बात है उसके ये 5 डॉक्यूमेंट्स पे उनके साइन हैं किसके? सरफराज के। ये डॉक्यूमेंट्स आखिर में दिखाते हैं आपको इंटरव्यू के बाद। जी तो सरफराज से पूछ लेना, बेहतर यही होगा। सर ओदा तो आप लोगों ने दिया होगा ना उनको, नहीं इख्तियारात तो आप लोगों ने दिए 16 ग्रेड जो है ना, मैं डील करता हूँ 1 to 15, 1 से 15 तक। 15 एंड अबव जो है ना वो सेक्रेटरी साहब डील करते हैं। तो सेक्रेटरी साहब ना कॉल उठाते हैं। मौके का आपको का है ना? नहीं वो हो सकता है कभी तो हर आदमी मीटिंग में होता है, नहीं शुरू में होता है। पहले कहते हैं फिर कहते हैं नहीं है ऑफिस में, वो खुद कॉल ही बता उठाते सकते नहीं हैं, हैं। कभी भी कॉल नहीं उठाते। जी कॉल तो कभी उठाते ही नहीं है गलती से भी। मसला ये है कि हर एक का अपना अपना जहन है। सर दूसरा मुझे ये बताएं कि ये एक ही ऑफिस का किराया 2 इदारों से उससे निकाला जा रहा है, डीजी का अलग, सेक्रेटरी का अलग, पोर्शन अलग है, 30 लाख। पोर्शन अलग है ना, पोर्शन। लेकिन यहाँ का ये- ज़्यादा से ज़्यादा किराया 10 से 12 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो नहीं, 18 लाख जो नहीं, एक्स्ट्रा वो भी चलो दो Actually- पोर्शन के 24 होते हैं, फिर भी एक्स्ट्रा है। एक्चुअली रेंट होता ये है कि जब भी कोई रेंट पे बिल्डिंग ली जाती है तो उसका रेंट असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसके बेसिस पे ही एग्रीमेंट साइन होती है बिटवीन वेंडर एंड वेंडी। सर आपका लेने- पूरा ऑफिस ले- मौजूद है इतना बड़ा, उसको छोड़ के यहाँ सेक्रेटरी साहब को वहाँ बैठना चाहिए सेक्रेटरीट में, और सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं नहीं प्राइवेट ऑफिस लेकर। ये कि वहाँ सेक्रेटरीट और क्राउडेड है, मिनिस्टर्स बैठे हैं, असिस्टेंट्स बैठे हैं, प्लस डिपार्टमेंट्स सालों से वहाँ बैठे हुए हैं। ये हमें भी कंसर्न है, हम भी चाहते हैं कि हम उधर जाके बैठे। लेकिन आपकी अपनी बिल्डिंग इतनी बड़ी मौजूद है, हाँ 4 मंजिला बिल्डिंग है आपके पास, कहाँ? जमाली पुल के पास। तो उधर है ना 3-4 ऑफिस हैं ना उधर। 3-4 ऑफिस हैं, लेकिन वहाँ तो 100 के करीब कमरे हैं जो खाली पड़े हैं। नहीं 100 कमरे नहीं, आपने कभी विजिट करें? मैंने विजिट किया ना, कब किया है? लास्ट अभी किया थोड़े दिन पहले। वहाँ प्रिंसिपल आरटीआई बैठते हैं, वहाँ डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टर कराची बैठते हैं, बीपीओ ईस्ट लेकिन बैठते फिर भी हैं, बहुत कमरे खाली हैं सर वहाँ। मलिर बैठते हैं। नहीं दूसरे खाली होंगे ट्रेनिंग के लिए, जो बड़े बड़े हॉल हैं उसमें ट्रेनिंग दी जाती नहीं, है। इसके अलावा भी है rooms खाली। टाइम टू टाइम जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं, वो उसके लिए बने हुए हैं। बाकी जो है वो हॉस्टल है। अच्छा हॉस्टल में जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें रहेगा ना आपके बंदा। अच्छा, बजट जो होते हैं क्वार्टरली होते हैं आपके पास, वो बजट 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। फर्नीचर के लिए निकालते हैं, ख़ास तौर पे उस ऑफ़िस की बात कर रहा हूँ जो आपकी एक्चुअल ऑफ़िस है, लेकिन वहाँ ना कोई फर्नीचर है ना कौन कुछ सी भी एक्चुअल बजट। ऑफिस कह रहे हैं? ये जमाली पुल वाला ऑफ़िस। एक्चुअल ऑफिस थोड़ी, एक्चुअल तो ये हेड- है ना। नहीं ऑफिस तो Secretariat 3 यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट है तो ना। वहाँ है ना, हाँ 3 डिस्ट्रिक्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट वो तो ऑफिसर वहाँ डिस्ट्रिक्ट बैठते हैं। ऑफिस होंगे जी। ना, वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, प्रिंसिपल पीडब्ल्यूडी बैठते हैं, वो ऑफिस अलग हैं। ठीक है, तो ये तो सेक्रेटरी साहब की अच्छी कोशिश है कि उन्होंने किराया बचाने की खातर एक ही जगह पे रखा हुआ है। अगर वेस्ट में अलग होती, ईस्ट में अलग होती, मलिर में अलग होती तो फिर तो ज़्यादा आता ना। इतनी स्पेस नहीं है जितना स्टाफ है ना। स्पेस तो बहुत है वहाँ पे, हम देख के आए। नहीं सेक्रेटरीट नहीं हो सकती इसमें। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको ये 3 महीने का बजट 10 दिन में खर्च करने के ऐसा कोई लेकिन अख्तियार आप है? जिसकी बात कर रहे हैं ये अच्छा बनता कि आप ये उनसे पूछते, क्योंकि आई एम लीस्ट कंसर्न कि उसका उनका जवाब मैं दूँ। सही, ठीक है, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। चलो ठीक है।